नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे स्पष्ट और अस्पष्ट फलन। स्पष्ट तथा अस्पष्ट फलन। स्पष्ट तथा अस्पष्ट फलन जिसे कहते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, ये बड़ा ही प्यारा नाम है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्पष्ट का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर, एकदम साफ साफ। साफ साफ का मतलब क्या? एक फलन जब होता है उसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर मतलब जो स्वतंत्र होता है। एक होता है जो उस पर निर्भर कर रहा होता है, आश्रित चर। तो कोई भी फलन जो होता है वो दो चीजों से बनता है। जब भी आप किसी फलन की बात कर रहे हैं तो फाइनली आप इन दो चीजों की बात कर रहे हैं। फलन मतलब उसके अंदर कुछ स्वतंत्र चर होंगे, एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, स्वतंत्र चर होंगे, और एक होगा जो उन पे सब पे निर्भर कर रहा होगा, आश्रित चर। जैसे एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स बराबर 2x+1। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि x जो है वो स्वतंत्र है, लेकिन f स्वतंत्र नहीं है। f तब तक तय नहीं किया जा सकता जब तक x का मान तय ना हो। आप x का मान रखिए, फिर आपको पता चलेगा f कितना है। मैं भी आपसे डायरेक्ट पूछ लूं, बताओ f कितना है, तो f कितना ही नहीं है। जब तक आप x का मान यहाँ नहीं रखते हैं, x मान लीजिए आपने 0 रखा तो f 1 आ जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x जो है वो स्वतंत्र है। यहाँ पे जो x है वो स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र यहाँ कौन हुआ? x। और आश्रित यहाँ कौन हुआ? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसे फलन जब आपको ये डाउट ही नहीं है कि ये स्वतंत्र है ये आश्रित है, तो ऐसे फलन को स्पष्ट फलन कहा जाता है। तो सरल भाषा में अगर आप परिभाषा देना चाहें तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी फलन पे, अगर कोई फलन में हमें ये शंका ही नहीं है कि कौन स्वतंत्र है कौन आश्रित है, तो वह स्पष्ट फलन कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये स्वतंत्र चर है और ये आश्रित चर है। ऐसे फलन स्पष्ट फलन कहलाते हैं। एक दूसरा फलन का एग्जांपल और देखिए, x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1। अब यहाँ बताइए कौन किस पे डिपेंड करता है, कौन स्वतंत्र है और कौन आश्रित है? तो बड़ा पेचीदा सा हो गया ना। चलिए वो ट्राई कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3xy। बताइए कौन किस पे डिपेंड करता है, कौन स्वतंत्र है और कौन आश्रित है? तो जवाब आएगा कि सर कोई नहीं। कहना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि क्या आप इन दोनों समीकरण में से क्या आप y को x के पदों में निकाल सकते हो? तो जवाब आएगा नहीं निकाल सकते। अगर मैं y को एक तरफ करना चाहूं कि y एक तरफ हो जाए, x एक तरफ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी कर लीजिए, चाहे इसमें भी आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आप y और x को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। कुछ भी कर लीजिए आप, अलग अलग नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता इसका मतलब ये तय करना मुश्किल होगा कौन स्वतंत्र है कौन आश्रित है। समझ गए आप? ऐसे फलन जब x और y को पृथक करके, x और y हो चाहे कोई भी हो, अगर आप किसी भी फलन के अंदर स्वतंत्र आश्रित चरों को या किसी समीकरण के अंदर स्वतंत्र आश्रित चरों को अलग अलग नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे फलन जो होते हैं वो अस्पष्ट फलन कहलाते हैं ना। ये फलन आपके अस्पष्ट फलन कहलाते हैं, जिन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। यहाँ क्लियरली है ही नहीं, ठीक है। अब इतना भाई, अगर हम एक्स और वाई की भाषा में जाएं तो ये कि वाई एक्स का फलन होगा, ये होगा, लेकिन क्या बना सकते हैं? बना के दिखा सकते हैं ना? बना के नहीं दिखा सकते। वाई एक्स के अभी ये पता है भाई, एक्स स्वतंत्र चर मान लीजिए, चलो मैंने आपको ये भी बता दिया एक्स स्वतंत्र है और वाई आश्रित है, तो वाई को एक्स के पदों में निकाल के दिखाइए। निकाल के दिखाइए कि वाई जो है इस तरफ हो जाए और एक्स इस तरफ हो जाए, सारे एक्स वाले इस तरफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे फलन जो होते हैं वो अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं ताकि और अच्छा समझ में आ जाए, क्योंकि परिभाषाएं आती है पेपर में। तो परिभाषा क्या कहेगी? दो चर x तथा y के फलन f x, y बराबर 0 ऐसा हो कि यह y जो है y को x के पदों में अथवा x को y के पदों में स्पष्ट रूप से ना लिखा जा सके के लिए स्पष्टतया हल न किया जा सके,
आप x को y के पदों में हल नहीं कर सकते, y को x के पदों में हल नहीं कर सकते। तो इसे परिभाषाएं बेटा ध्यान रखिएगा, परिभाषाएं पेपर में पूछी जाएगी। इसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? अब यहाँ पर आप x को y के पदों में नहीं लिख पा रहे हैं और y को x के पदों में नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि x और y इतने चिपक चुके हैं, इस तरीके से बंधे हुए हैं फंक्शन के अंदर कि इनको अलग अलग किया ही नहीं जा सकता। और जब ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता, तो ऐसे फलन को आप अस्पष्ट फलन कहते हैं कि भाई आप x को y के पदों में और y को x के पदों में नहीं लिख सकते। ठीक है ना? चलिए, अब अस्पष्ट फलन में प्रॉब्लम क्या आती है, तो प्रॉब्लम समझने के लिए वापस आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दो एग्जाम्पल है और इनका आप आउटलाइन करके बताओ और dy बाई डी एक्स निकालिए, y बराबर 2x प्लस 1 है। ठीक है, एक है x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1, और दोनों ही क्वेश्चन में मैं आपसे सेम चीज पूछ रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स निकालो। तो कौन से केस में ज्यादा आसान होगा? dy बाई डी एक्स का मान निकालना इस केस में ज्यादा आसान होगा कि इस केस में? तो आपका जवाब आएगा इस केस में। और मैं पूछूं क्यों होगा, तो आप कहोगे सर इसमें तो y एक तरफ है, x एक तरफ है, सीधा आउटलाइन होगा, आ जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x और y उलझे हुए हैं, और उलझे हुए हैं तो हमें अलग अलग करके इनको एक को u मानना होगा, एक को v मानना होगा। तो ये उलझे हुए जब होते हैं ना, चाहिए x के बाद y की बात नहीं है, आपको सिंपल सा भी ले लीजिए, x प्लस वाई क्यूब बराबर 3xy। इसका आउटलाइन करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी x y उलझे हुए हैं। पहले आप आउटलाइन करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर भाग देंगे, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। तो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उलझे हुए हैं। तो यही प्रॉब्लम होती है। तो अस्पष्ट फलन जो होते हैं उनका आउटलाइन मुश्किल होता है। स्पष्ट फलन में तो आराम से कर सकते हैं आप, क्योंकि y एक तरफ ही है, x एक तरफ है, सीधा आउटलाइन होगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन अस्पष्ट फलनों में आउटलाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनको हम आसान कर सकते हैं, बिल्कुल। जो मैं कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल मैं आसान कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ उसका एग्जाम्पल देखिए। मैं आपको अस्पष्ट फलनों का आउटलाइन करने की एक आसान विधि बताने वाला हूँ। अस्पष्ट फलनों का प्रथम आउटलाइन कैसे निकलता है उसकी एक विधि बताने वाला हूँ आपको, छोटा तरीका बताने वाला हूँ। मतलब कोई अस्पष्ट फलन है, सपोज कीजिए ये आपका अस्पष्ट फलन है एफ एक्स वाई बराबर सी, बराबर भी नियतांक मान लीजिए कि कोई नियतांक है, जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फलन में मैं आपको dy बाई डी एक्स निकालने का एक छोटा तरीका बताऊंगा जो 12वीं में आपके पास नहीं था। बहुत छोटा तरीका बताऊंगा, देखिए बड़ा प्यारा तरीका ये बीएससी फाइनल ईयर में आके ही, सॉरी बीएससी फर्स्ट ईयर में आके आपको पता चलता है। अगर आपको सीनियर में पता होता तो आपके जो ये बड़े बड़े सवाल है ना बहुत छोटे हो जाते। देखिए पहले तो मैं रूल बना के दिखाता हूँ आपको बनता कैसे। तो यहाँ ये बात क्लियर है कि जब आप आउटलाइन करेंगे तो आपका चेन रूल चलेगा। चेन रूल क्यों? क्योंकि आपका जो एफ है वो डिपेंड करता है एक्स तथा वाई पे, एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, और वाई जो है वो डिपेंड करता है एक्स के। dy बाई डी एक्स तभी तो आप निकाल रहे हैं। अगर आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं इसका मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, और x तो x पे डिपेंड करना ही है। जैसे मैं हूं, मैं अपने आप पे तो डिपेंड करूंगा ही करूंगा। y x पे डिपेंड करता है, नहीं कर रहा होता तो dy बाई डी एक्स क्यों भाई? dy बाई डी एक्स कैसे आ सकता है? dy बाई डी एक्स का मतलब क्या? y का x के साथ आउटलाइन कर रहे हैं, और किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ आउटलाइन केवल और केवल तभी हो सकता है जब वो उस पर निर्भर करती है। इसका मतलब y x पे निर्भर करता है। तो यहाँ चेन रूल थोड़ा सा आपको अजीब दिखेगा, लेकिन चलता है ये काम। डेल एफ ओवर डेल एक्स, फिर x का x के साथ, रूल तो रूल होता है, रूल तो रूल होता है। वो x पे डिपेंड करे तो x आ गया। फिर दूसरी चेन दूसरी साइड से आई है, नीचे वाली चेन से डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई ओवर डी एक्स, चेन लग गया। बराबर में चेक कीजिए कौन है? सी है। सी कौन है? नियतांक है। नियतांक का कितना होता है? 0। 0 हो गया। ये हो गया आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स। डी एक्स ओवर डी एक्स का मतलब एक्स का एक्स के साथ आउटलाइन जो कि 1 होता है, ये 1 हो गया। डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब आप डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एफ ओवर डेल वाई। ये लीजिए, यानी जो भी आपका सवाल है उसको f मान लीजिए और x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, भाग दे दीजिए। ये dy बाई डी एक्स के बराबर। देखा कितना छोटा है। अभी छोटा भी जैसे क्वेश्चन करोगे ना आपको और भी समझ में आ जाएगा, सही में छोटा है ये, सही में छोटा है। कैसे है देखिए, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी 12th क्लास को याद करना पड़ेगा।
जो आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है वो है x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर c। इस क्वेश्चन को ले लीजिए। ये क्वेश्चन याद है आपने 12th में कैसे किया था? 12th में आपने इसको पहले u माना, u बराबर x की पावर y, फिर इसको log लिया, फिर आउटलाइन किया, फिर आपने y की पावर x को v माना, फिर इसमें log लिया, आउटलाइन किया, फिर ले जाकर दोनों समीकरण को यहाँ मान रखा, फिर dy बाई dx को एक तरफ किया, भाग दिया। ये सब कुछ हुआ था ना पहले। अब यहाँ नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि सीधा f बनाएंगे, अब सारे पदों को एक तरफ करेंगे, सीधा फलन तैयार करेंगे। ये लीजिए c इस तरफ आ गया बराबर 0, फलन बन गया। फलन के दो आउटलाइन कीजिए, एक x के साथ और एक y के साथ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आउटलाइन पे। डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स के साथ कर रहा हूँ, एक्स के साथ कर रहा हूँ तो y आगे आ गया, y माइनस 1। लोग क्यों नहीं लिया भाई? आंशिक आउटलाइन है ये, पूर्ण आउटलाइन नहीं है। y नियतांक है, पहले y नियतांक नहीं हुआ करता था इसलिए लोग लेना पड़ता था। अब तो y नियतांक है। जब आप x के साथ कर रहे हैं तो y नियतांक है, और जब y के साथ करेंगे तो x नियतांक होगा। और नियतांक वैसे ही है जैसे x की पावर n, तो x की पावर n का आउटलाइन आप कैसे करते हैं? n आगे आता है, n माइनस 1 हो जाता है। हो गया भाई, y आगे आ गया, रेखम हो गया। प्लस इसमें क्या होगा? y की पावर x, x ऊपर है, x पावर पे y नियतांक है, y हमारे लिए a की तरह है, a की पावर x का आउटलाइन होता है a की पावर x log a, तो ये हो गया y की पावर x log y, c का 0। ये डेल एफ ओवर डेल एक्स आ गया। अब डेल एफ ओवर डेल y निकाल लीजिए। डेल एफ ओवर डेल y क्या आएगा? डेल एफ ओवर डेल y x की पावर y का करेंगे, y ऊपर है तो a की पावर x वाला हो गया सूत्र, x की पावर y इंटू log x। फिर से ध्यान दीजिए, मैं y के साथ कर रहा हूँ। y को देखिए, y कहाँ है? y ऊपर है तो चर घातांकी, y नीचे है तो घातांकी, चर घातांकी घातांकी। y के साथ कर रहे हैं, y ऊपर है तो a की पावर x वाला हो गया। अब y नीचे है, नीचे तो x आगे, एक पावर कम, c का 0। ये लीजिए डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल y आ गया। सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, आ गया आपको डी वाई बाई डी एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई। डेल एफ ओवर डेल एक्स का मान रख दीजिए y, x की पावर y माइनस 1, y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x प्लस x। ये लीजिए, ये आंसर आ गया। और चाहे पीछे वाले आप 12th की किताब अगर आपके पास अभी भी हो तो जाके चेक कर लीजिएगा, यही है सेम एकदम। देखा कितना छोटा है, सिर्फ 3 लाइनों में किया है मैंने इसको, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनों में। बताइए, ये फायदा हुआ आंशिक आउटलाइन की वजह से, क्योंकि आंशिक आउटलाइन जो होता है उसमें x के सापेक्ष y नियतांक होता है, y के सापेक्ष x नियतांक होता है। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है ये एग्जाम्पल नंबर 6 भी, ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है ये एग्जाम्पल नंबर 6 भी, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए एक सवाल और करते हैं, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है cos x की पावर y माइनस साइन y की पावर x बराबर 0। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि dy बाई डी एक्स जो होगा सिद्ध कीजिए वो इतना होगा, dy बाई डी एक्स बराबर y tan x प्लस log sin y बटा log cos x cot y tan x प्लस log sin y log cos x माइनस x cot y। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये लाना है आपको। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा cos x की पावर y बराबर sin y की पावर x। ये रख लीजिए, बाद में काम लेंगे। समीकरण नंबर 1 यानी cos x की पावर y या sin y की पावर x एक ही बात है। देखिए इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो आप जैसे 12th में करते आए थे, दोनों साइड log ले लीजिए, log लेके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। अगर आप दोनों साइड में log लेके सॉल्व करते हैं तो भी हो जाएगा, क्योंकि 12th में ऐसा ही क्वेश्चन है एक। आप 12th के हिसाब से करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीएससी कर रहे हो चाहे आप एमएससी कर रहे हो, कभी ये नहीं पूछा जाता है कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। सवाल हल होना चाहिए, सवाल जो है वो सॉल्व होना चाहिए। ऐसे नहीं इससे हल हो गया तो उससे हल हो गया, तो ये गणित है। आपके पास एक सवाल के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कैसे भी करिए, बस होना चाहिए,
तो एक तरीका तो आप वो अपना सकते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं अपनाते, रियांसी काउंटिंग वाला अपनाते हैं, तो एक नया तरीका पढ़ लीजिए। और एक बात और बताता हूँ आपको, अजीब लगेगा, जैसे 10th के अंदर आप x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई बराबर 5 है या 3x प्लस 2y बराबर 6, ये जो समीकरण है इन्हें हल करने के आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये 10th में आपने 2 विधियां पढ़ी होगी, लेकिन ये 2 नहीं है, ऐसी कोई सैकड़ों विधियां हैं। और जैसे आप एमएससी में आएंगे तो आप देखेंगे कि इन 2 समीकरण को, अगर सिंपल सिंपल 2 समीकरण है, इनको हल करने की कई विधियां हैं। इन्हें आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीकों से। अब आप कहोगे सर एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो फिर इतने तरीके क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आप जब भी कोई नया तरीका अपनाते हैं तो आप एक नई चीज सीखते हैं, एक और नई चीज सीख आती है, कभी न कभी वो चीज कहीं ना कहीं तो काम आई जाएगी। सीखा हुआ तो कभी न कहीं काम आता ही। अगर आपने आज कोई भी चीज सीखी है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में तो काम आती होगी, आएगी। आज नहीं आई होगी, 10 साल बाद काम आएगी। तो मैथमेटिक्स जो है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। आप नई नई चीजें खोजते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं, नई नई बातें बताते हैं। कोई तरीका पिछले तरीके से टफ होता है, कोई तरीका पिछले तरीके से आसान होता है। आसान होता है तो वो उसका विकल्प मिल गया कि आप ये यूज करें। टफ होता है तो पता चलता है कि अच्छा ऐसे ऐसे भी किया जा सकता है। वो टफ तरीका कभी न कभी किसी न किसी रूप में और काम आ जाता है, नहीं आता। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये ह्यूमन नेचर है सीखना। वो सीखता है नए तरीकों चाहे पुराने तरीके, लंबे तरीकों छोटे तरीकों, कब कौन सा तरीका काम आ जाए। सपोज कीजिए आपको यहाँ से बीकानेर जाना है, सीधी रोड है, 200 किलोमीटर में आपको बीकानेर पहुंचा देगी। एक दूसरा रास्ता है जो कि लंबा है। अब सपोज कीजिए इस रोड पे अगर जाम लग जाए, जो मेन रोड है जिससे आप हमेशा जाते हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? क्या बीकानेर नहीं जाएंगे उस दिन? जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? वो जो सेकंड लंबा है उसको भी यूज कर लेंगे, क्यों? क्योंकि आज वो ही काम आ रहा है। तो ऐसे ही होता है, आप जब आप तरीके बनाए रखते हैं तो काम आता ही है। सीखी हुई चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर काम आती है। ये सीखने का सबसे बढ़िया तरीका भी है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे एफ मानिए, cos x की पावर y sin y की पावर x और बराबर में 0, ठीक है। डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते हैं। सबसे पहले एक्स पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ है? नीचे है तो पावर वाला, ऊपर है तो चर घातांकी वाला। एक्स नीचे है तो वाई आगे, cos x की पावर y माइनस 1, फिर cos x का माइनस साइन एक्स। एक्स ऊपर है चर घातांकी, साइन y की पावर x log साइन y, a की पावर x वाला, a की पावर x वाला। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको, देखिए मदद लेते हैं समीकरण नंबर 1 की। समीकरण नंबर 1 कहती है cos x की पावर y बराबर होता है साइन y की पावर x। तो साइन y की पावर x इसे भी बना सकते हैं, बस एक पावर कम है। तो एक काम कीजिए, थोड़े से दिमाग की घोड़े दौड़ाइए। cos x की पावर y और ये जो -1 है इसे बटे में ले आइए, प्लस cos x हो जाए। हमेशा मैथ्स में दिमाग खुला रखिए। मैंने क्या किया, ये -1 पावर थी, ये कुछ ऐसा था a की पावर x -1, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर x इंटू a की पावर -1। फिर ये क्या हो जाएगा, a की पावर x बटाई, नहीं वैसे मैंने किया। और मैंने ऐसा क्यों किया, कारण देखिए। पहले तो साइन एक्स बटा कोस एक्स, कोट एक्स हो गया, ये कोट एक्स हो गया। कोस एक्स की पावर वाई, कोस एक्स की पावर वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई की पावर एक्स। इसकी जगह मैं साइन वाई की पावर एक्स लिख दूंगा। फिर है कि भाई साइन वाई की पावर एक्स आपने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए साइन वाई की पावर एक्स आगे भी है, कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया, साइन वाई की पावर एक्स कॉमन आ गया। चाहो तो माइनस भी कॉमन निकाल लो, अंदर हो जाएगा वाई कोट एक्स प्लस लोग साइन वाई। इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दीजिए, डेल एफ ओवर डेल वाई की तरफ चलिए। तो डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई करेंगे, वापस से आ जाइए क्वेश्चन पे, ये रहा। करेंगे तो क्या होगा, वाई कहाँ है, ऊपर है। इस बार वाई कहाँ है, ऊपर है, और एक वाई नीचे है। इसमें ऊपर है तो इसमें चर घातांकी लगेगा, cos x की पावर y, cos x की पावर y इंटू लो cos x प्लस हो गया ये cos x की पावर y लो cos x। और यहाँ हो गया y नीचे है, x आगे, साइन y की पावर x -1, माइनस का चिन्ह है, ठीक करिए इसे, माइनस है, माइनस कौन आगे, x आगे, x आगे साइन y की पावर x -1 इंटू साइन y का cos y। यहाँ भी वैसा ही कुछ कीजिए,
देखिए -1 पावर है, तो ये cos x की पावर y, लो cos x, और x इसे ऐसे लिख लीजिए sin y की पावर x अलग, और sin y की पावर -1 अलग। cos y, cos x की पावर y, लो cos x माइनस x sin y की पावर x, इसे बटे में ले जाइए, ये माइनस पावर है ना, माइनस पावर को बटे में ले जाइए, ये 1/sin y हो जाएगा, cos y बटा sin y जो कि cot y, ये cot y बन गया। cos x की पावर y की जगह आप समीकरण 1 से मान रख दीजिए, cos x की पावर y, ये आपका रहा cos x की पावर y की जगह sin y की पावर x, sin y की पावर x, sin y की पावर x, लो cos x माइनस x sin y की पावर x cot y, sin y की पावर x कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा लो cos x माइनस x cot y, समीकरण नंबर 2। और dy बाई dx बना लीजिए, हो गया काम आपका। dy बाई dx बराबर होता है माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस साइन वाई, ये देखिए ये वाला लिखिए, माइनस साइन वाई की पावर एक्स, वाई टेन एक्स लोग साइन वाई, बटे डेल एफ ओवर डेल वाई, ये रहा साइन वाई की पावर एक्स, लो कोस एक्स माइनस एक्स कोट वाई, ये लीजिए कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस, ये फाइनल आपका आंसर आ गया वाई टेन एक्स लोग साइन वाई बटा लो कोस एक्स माइनस एक्स कोट वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो ये तरीका हो गया डी वाई बाई डी एक्स निकालने का। बहुत आसान, बहुत आसान है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए क्वेश्चन और कर देते ताकि ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पहले एक बार पूछा भी गया, ये पहले एक बार आया हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो वक्र है, दो समीकरण है, एक तो है एफ एक्स वाई बराबर 0 और एक दूसरा है फाई। ये दो वक्र है, वक्र का मतलब ग्राफ है, ये दो ग्राफ है। ये दो ग्राफ क्या होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं मतलब टच कर रहे हैं। जिस बिंदु पे टच कर रहे हैं उस बिंदु पे सिद्ध कीजिए। तो कहा गया जो स्पर्श बिंदु है जहां ये दोनों टच करेंगे, स्पर्श बिंदु पर ये सिद्ध कीजिए कि डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल फाई ओवर डेल वाई बराबर होगा डेल एफ ओवर डेल वाई डेल फाई ओवर डेल एक्स, ये बराबर होंगे स्पर्श बिंदु पर। तो मान लेते हैं, हमें नहीं पता इनके ग्राफ कैसे होंगे, है ना, कोई भी ग्राफ हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा। देखिए एग्जैक्टली मैं पहले कह रहा हूँ, अभी नहीं पता कि ग्राफ कैसा होगा, एक रफ आइडिया बना रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि जो ग्राफ होगा उसमें खासियत क्या होगी। इसने कहा है कि दो ग्राफ है ना, एफ और जी, है ना, एक तो है एफ, सॉरी एक नाम एफ है, एक का नाम फाई है। बस इतना पता है कि दोनों एक किसी बिंदु पे स्पर्श करते हैं, दोनों में एक बिंदु स्पर्श बिंदु है, कैसा है कहाँ है ये तो नहीं पता, बस इतना पता है स्पर्श करते हैं। तो मान लीजिए ये कोई पहला ग्राफ है, ठीक है। फिर एक दूसरा ग्राफ है इसके साथ ही, वो मान लीजिए यहाँ से आया, टच करके इसको निकल गया, ये आपका ग्राफ एफ है, ये आपका ग्राफ फाई है। अब जो दोनों जहां टच करते हैं उस बिंदु की बात हो रही है कि जहां जब दोनों टच करते हैं उस बिंदु पे बताइए कि ये बात सत्य है, ये जो बात कही गई है ये बात इस बिंदु पर जहां दोनों टच करते हैं वहां सही है। तो एक खासियत है, जहां दोनों टच करेंगे अगर वहां पर हम स्पर्श रेखा खींचे, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट स्पर्श रेखा, नाम याद रखिएगा, टेंजेंट कहते हैं या स्पर्श रेखा कह सकते हैं आप। आपने पढ़ा हुआ है कि जो स्पर्श करती है, जो रेखा स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, इसलिए ये स्पर्श रेखा है। अगर ये स्पर्श रेखा है तो इसकी जो ढाल है, इसकी जो स्लोप है वो हम एफ से भी निकाल सकते हैं और वो फाई से भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिंदु तो एफ का भी स्पर्श बिंदु है और फाई का भी है। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो स्पर्श रेखा है, ये तो दोनों के लिए, एफ के लिए भी और फाई के लिए भी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एफ से स्लोप या ढाल निकालता हूं या फाई से स्लोप या ढाल निकालता हूं, मैं ढाल किसी से भी निकालूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ढाल होती क्या है? ढाल होती क्या? ढाल होती टेन थीटा।
ये जो भी कोण बनाएगी, लेकिन हमने तो कुछ और भी पढ़ा हुआ है, हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ढाल आप आउटलाइन के जरिए भी निकाल सकते हैं। यानी आप उस बिंदु पर, जिस बिंदु को पर आपको ढाल निकालनी है, उस बिंदु पे ये जो वक्र है, जो ग्राफ है, उसका आउटलाइन कर लीजिए, dy/dx निकाल लीजिए, वो बिंदु P रख दीजिए, तब आपको ढाल मिल जाएगी। यानी ये जो f फंक्शन है, अगर इसके लिए dy/dx f फंक्शन जो है उसके निकाले कौन से बिंदु P पर, हम f फलन की, ये जो f फंक्शन है उस फंक्शन की बिंदु P पर ढाल निकाले, मतलब dy/dx निकाल लें, तो ये एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना हम फाई वाले की निकाल लें। dy/dx फाई ग्राफ कौन सा पॉइंट, P पॉइंट, क्योंकि P पॉइंट तो उसके पास भी है। ये हमारी चाबी है इस क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन की चाबी है ये। क्यों? क्योंकि हमें पकड़ आ गया है कि ये जो दोनों ग्राफ है ये टच कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ टच कर रहे हैं, और जहां टच कर रहे हैं वो बिंदु तो फिर दोनों के पास होगा। अगर टच करेंगे, नहीं टच करेंगे मतलब स्पर्श करेंगे, स्पर्श करेंगे इसका मतलब एक बिंदु इसका और एक बिंदु इसका, दोनों मिलकर एक जगह आ जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे, तो वो बिंदु दोनों पे हो गया। वो दोनों पे हो गया तो उस बिंदु पे जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो दोनों पे होगी, वो लाइन दोनों के लिए टेंजेंट होगी, दोनों के लिए स्पर्श होगी, तो उसकी जो ढाल होगी वो दोनों की होगी। तो आप चाहे उसे एफ से निकाल लीजिए, चाहे आप फाई से निकाल लीजिए, यही हमारा ट्रिक होगी। देखिए बस पकड़ में आ गई हमें कहानी। क्या पकड़ में आ गई? कि जो dy/dx का मान है, जिसे ढाल हम कहते हैं, वो अगर हम f फंक्शन की p बिंदु पे निकालते हैं, या फिर यही dy/dx अगर हम फाई फंक्शन का p बिंदु पे निकालते हैं तो बराबर होगा, क्योंकि बिंदु एक ही है, बिंदु एक है, ग्राफ दो है। तो और ढाल निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला और है, किसी भी फंक्शन की ढाल, किसी भी फंक्शन का dy/dx का मान अभी हमने पढ़ा है, अस्पष्ट फलनों के लिए आउटलाइन का मान आप dy/dx का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, माइनस del f ओवर del x अपॉन del f ओवर del y। इस साइड से ये तो f फंक्शन की भी निकल गई, dy/dx का मान ये इस तरफ भी निकल जाएगा फिर del फाई बटा del x, लेकिन इस पर फाई है इसलिए फाई के हिसाब से निकाल रहे हैं। ले लीजिए, ये आ गया, दोनों साइड से माइनस कैंसिल कर देते हैं। पहले याद कर लीजिए हमने ये रूल कौन सा लगाया है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कोई भी फंक्शन के लिए dy/dx का मान आप आंशिक अवकलन की सहायता से निकाल सकते हैं, del f ओवर del x डिवाइडेड बाय del f ओवर del y। dy/dx इस तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है अस्पष्ट फलनों के लिए। हमने पढ़ा हुआ है कि अस्पष्ट फलनों के लिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो अस्पष्ट फलन होते हैं उनके लिए हम इस तरीके से dy/dx का मान निकाल सकते हैं। ये लीजिए निकल गया, कर दीजिए क्रॉस गुना, दोनों साइड से क्रॉस गुना करते ही इस तरफ आ जाएगा, del f ओवर del x इंटू del फाई ओवर del y इक्वल्स टू del फाई ओवर del x इंटू del f ओवर del y। ये लीजिए, यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है, हैंस प्रूव्ड। तो देखा, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। आज ही चलिए वापस एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं, क्योंकि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पेपर के अंदर, पेपर के अंदर इसे पूछा गया है। क्योंकि ट्रिक के क्वेश्चन ना कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं, ट्रिक है, क्योंकि जब लंबे नहीं होते क्वेश्चन लेकिन उसमें कुछ छुपा हुआ होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर वालों के लिए फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते हैं, 3-3 घंटों में करवाते हैं, तो 3 घंटों में 150 क्वेश्चन लंबे लंबे नहीं कर सकता बंदा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ होना चाहिए जो हर किसी को नजर ना आए, तो ट्रिकें डाली जाती है। तो ट्रिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। लेंथी नहीं होने चाहिए, लेकिन ट्रिक जरूर बननी चाहिए। जिसके पास चाबी है वो खोल लेगा, जिसके पास नहीं है बैठा रहेगा। तो यहाँ पे चाबी जैसी बात थी, यहाँ था कि दो वक्र हैं, एक एफ है एक फाई, ये पता नहीं कौन है, ये पता नहीं, बस ये पता है कि ये स्पर्श करते हैं, बताओ कि स्पर्श बिंदु पे ये बात काम करेगी। जहां जब दोनों स्पर्श करेंगे वहां पर ये जो बात है ये काम करेगी, ये बराबर होंगे। तो हमने क्या ट्रिक अपनाई, हमने कहा कि मान लीजिए एक एफ है और एक फाई है, दोनों किसी न किसी बिंदु पे टच कर रहे हैं, जैसा कि इसने कहा वैसे वैसे कर लिया। फिर हमने उस पर एक लाइन ड्रॉ की, तो ये जो लाइन है, अब आप देखिए लाइन जो है ये पिंक वाले जो ग्राफ है उसके लिए भी स्पर्श रेखा है, और जो फाई वाला ग्राफ है येलो वाला उसके लिए भी स्पर्श रेखा है। इसका मतलब दोनों के लिए स्पर्श रेखा है, और दोनों के लिए स्पर्श रेखा है, इसका मतलब है कि इसकी जो ढाल होगी चाहे वो एफ से हो चाहे वो फाई से हो तो एक ही आएगी, और ढाल जो होती है वो dy/dx होती है। तो dy/dx हम f से निकालें p पॉइंट पे, या फाई ग्राफ पे निकाले p पॉइंट पे, दोनों एक ही बात होनी है ना। तो उस हिसाब से तो एक बात होनी है, लेकिन हमारे गणितीय हिसाब से अगर f फलन जो कोई अगर f फंक्शन है उसके लिए dy/dx निकालना है तो आंशिक अवकलन की सहायता से इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये देखिए इस तरफ f के लिए
ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर फाई के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर बराबर था ही, क्रॉस गुणा कर दी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए ये फाइनली मैंने आपको करवा दिया, बाकी से देखिएगा, कोई भी डाउट आए, कोई भी किंतु परंतु आए, प्लीज मुझे बताइएगा ताकि हम उसको सुलझा सकें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।